प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रैगर शाह आचार्य, राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन करेंगे कि न्यायपालिका किस प्रकार से स्वतंत्र रह कर के अपने कार्यों का निष्पादन करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। इसमें 3 आवश्यक शर्तें निहित हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र रह सकती है। उसमें पहली बात यह है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों में हस्तक्षेप का उन्मूलन होना चाहिए, यानी न्यायपालिका अन्य विभागों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्र रहने का तरीका यह है कि न्यायपालिका के निर्णय व आदेश कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। और तीसरा जो कारण है वो यह है कि न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये 3 शर्तें हैं जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर के अपना कार्य का निष्पादन कर सकती है और ये कार्य आराम से बिना किसी उस विवाद से संपन्न कर सकती है। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका ही निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है। निस्संदेह ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो निष्पक्ष न्याय, निष्पक्ष निर्णय वो दे सकती है। अतः भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका के स्वतंत्र रहने का पूरा प्रयत्न किया गया है कि वो स्वतंत्र रहे और निष्पक्ष रहे और निष्पक्ष न्याय दे। इसके साथ ही न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए संविधान में और बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो व्यवस्था है संविधान में वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है। इसके अंतर्गत ये बात आती है कि संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है। यानी राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि वो उनको नियुक्त करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, जो आवश्यकता अनुसार मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश से वो परामर्श ले सकता है। इसमें इसके अलावा और किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को अगर उचित लगे तो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों से उसके संबंध में, नियुक्ति के संबंध में वो सलाह ले सकता है। इसके बाद दूसरी जो बात आती है वो ये है कि लंबी कार्य अवधि या कार्य अवधि की सुरक्षा होनी चाहिए। लंबी कार्य अवधि और कार्य अवधि के दौरान सुरक्षा होनी चाहिए। निस्संदेह ही न्यायाधीशों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं, बने रहते हैं। उन्हें साधारण पदच्युत नहीं किया जा सकता, यानी पद से नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को केवल मात्र सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर ही हटा सकता है। अगर उसके खिलाफ कदाचार है या असक्षमता सिद्ध होती है तो ही राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटाता है, अन्यथा वो 65 साल तक कार्य करता रहता है। लेकिन वह ऐसा तभी कर सकता है जब इस हेतु संसद के प्रत्येक सदन की समस्त संख्या के बहुमत से उपस्थिति या मतदान वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थन पारित या प्रस्ताव के समक्ष रखा जाए, तभी जाकर के राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटा सकता है, अन्यथा ये कार्य संभव नहीं है। तीसरा जो कारण है वो कार्य प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति का कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्य प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन नियम संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होने चाहिए। संसद जो नियम बनाती है उस विधि के अंतर्गत होने चाहिए तथा इन पर राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होना चाहिए। जब तक राष्ट्रपति का अनुमोदन नहीं होता है तो कोई भी संसद के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा वो कानून नहीं बनता है। और इसके अतिरिक्त इसमें निर्णय या आदेश
भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायाधीशों को मान्यता होती है। चौथा जो कारण है स्वतंत्र रहने का, उसमें यह है कि कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण होना चाहिए। न्यायालयों को कर्मचारी वर्ग का नियंत्रण के अभाव में उसकी स्वतंत्रता का आघात पहुंच सकता है, स्वतंत्रता पे हनन हो सकता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। न्यायालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। सेवा शर्तों की द्वारा न्यायालय निर्धारित करता वो होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन मुक्तियों की। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ साथ में कार्य आलोचना से परे हैं या निर्णय दिए गए हैं वो, और उसके द्वारा किया गया कार्य, न्यायपालिका के द्वारा किया गया कार्य वो आलोचनाओं से परे है। संसद भी न्यायाधीशों के किन्हीं भी ऐसे कार्यों पर जिसे कर्तव्य पालन हेतु करते हुए किया है विचार विमर्श नहीं कर सकती। यानी संसद को भी इस प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं है कि वो उनके किए गए कार्यों की अन्वेषण करे, उनको देखे। छठा है अवकाश प्राप्ति के बाद में वकालत करने पर प्रतिबंध। यानी कोई न्यायाधीश अगर अपना कार्यकाल समाप्त करके सेवानिवृत्त हो जाता है और वो चाहे कि मैं वकालत करूं, उस पर प्रतिबंध है। उसमें ये बताया गया कि संविधान एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भारतीय क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत करने से मना करता है, लेकिन संविधान विशेष प्रकार के कार्य संपादन हेतु उसकी नियुक्ति अनुमति देता है। यानी कोई आयोग बनाया जाए या कोई इस प्रकार की कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लगाना चाहे तो वो लगा सकती है, ऐसे कार्य कर सकती है। पर संविधान में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि वो कहीं किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता है। इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, मना किया गया है। उदाहरण के तौर पे जो नियुक्ति होती है उसके उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं, जैसे विशेष जांच पड़ताल में वो उनको नियुक्ति दी जा सकती है, तथा अन्वेषण करने में भी उनको नियुक्ति, खोज करने में भी उनको नियुक्ति दी जा सकती है। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो 1 लाख मासिक और अन्य न्यायाधीशों की 90,000 मासिक वेतन मिलता है। इसके साथ उन्हें अन्य भत्ते सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है, उपबंध है कि वित्तीय आपात को छोड़ करके किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों का वेतन या भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। यानी जो संविधान के अनुच्छेद 360 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्र के ऊपर आर्थिक आपदा आती है तो सभी कर्मचारियों के, अधिकारियों के साथ साथ में न्यायाधीशों के वेतन की कटौती का भी प्रावधान है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर राष्ट्रीय आपदा नहीं है तो इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में न्यायाधीशों के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर ये बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को संसद के नियंत्रण से स्वतंत्र रखने की व्यवस्था भी की गई है कि वो संसद से स्वतंत्र है। संसद के द्वारा नियमों का वो परीक्षण भी कर सकता है कि इसके साथ साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सभी व्यय यानी भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। इसमें 1973 और 1975 में जिस प्रकार से क्रम से हम बात करते हैं श्री A.N. रे और इसके अलावा श्री M.H. बेग के मुख्य न्यायाधीश पद की नियुक्ति की गई थी, यह सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाने वाला थी। उसमें ये कारण था कि रे अन्य न्यायाधीशों से जूनियर थे और इसके साथ साथ ही होने के नाते उनको मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दी गई, जिससे कि जो अन्य जो सीनियर न्यायाधीश थे उनके मन में असंतोष पैदा हुआ। परंतु उसके तत्कालीन जो लॉ मंत्री थे उन्होंने कहा कि इसकी वरिष्ठता का आधार पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सीनियर है। वरिष्ठता का यहाँ पे कोई किसी प्रकार का
मसला नहीं है। एक मुद्दा लेकर के हम वरिष्ठता को ध्यान में रख करके नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही लेकिन इसके संबंध में 1978 के इस संबंध में पुनः वरिष्ठता को ध्यान में रख करके इसको अपनाया गया और ये उम्मीद कही गई आगे भी कि इस सिद्धांत का पालन किया जाएगा न्यायपालिका की। उसके पीछे एक ही कारण था, इसके पीछे ये कारण था कि अन्य का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए इस प्रकार का जो कदम था वो सर्वोपरि था। नहीं तो फिर ये माना जाएगा कि न्यायपालिका पर अन्य जो चाहे वो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका हो, इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध है या यूँ कहें कि दबाव है, वो दबाव नहीं रहना चाहिए। संविधान के प्रावधान से ये स्पष्ट होता है, संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, उनसे ये स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने का प्रयास किए गए हैं। किंतु व्यवहार में ऐसा लगता है कि संवैधानिक प्रावधानों में कई ऐसी कमियां हैं तथा सत्ताधारी दल के नेताओं ने संविधान की पवित्र उपबंधों के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसा महसूस होता है। संविधान में तो ये प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो ही वो निष्पक्ष न्याय दे सकती है। इसके साथ ही इसके अलावा उस पर और बढ़ रहे दबाव यानी प्रतिबद्धता न्यायपालिका भी कहा जा सकता है। इन दिनों में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। इसके संबंध में जो तर्क हैं वो ये दिए जा सकते हैं कि क्या क्यों बढ़ रही हैं। उसमें पहला है नियुक्ति की प्रक्रिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति या मनोनयन या उनका चुनना वस्तुतः राजनीतिक मामला है। केंद्रीय गृह एवं विधि मंत्री द्वारा निर्णय ही अंतिम माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आश्वस्त सलाहकार होते हैं और निर्णायक भूमिका में होते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे भी न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने के बाद राज्यपाल या राजदूत जैसे बड़े पद लेने से वंचित किया जा सके। तीसरी जो बात है वो यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतिमान कार्यपालिका के जिद्दी आचरण से खंडित होता है। कार्यपालिका को जिद्दी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कार्यपालिका अपने विवेक के नाम पर न्यायाधीशों की निर्णय पलटने का भी प्रयास वो करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही नया कानून लाकर के न्यायपालिका को उस न्यायिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश करती है। केंद्रीय या राज्य विधानसभाओं के द्वारा निर्मित कानूनों को संविधान की अनुसूची 9 में रखने का विचित्र उपाय और सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के वेतन कटौती की तरह यह हस्तक्षेप करने का कार्य का साहस न करें। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इस प्रकार से बताई गई हैं कि किस प्रकार से वो स्वतंत्र रह सकती है। इसके साथ ही जो लास्ट का पॉइंट है, लास्ट की जो बात है वो ये है कि कुछ राजनीतिज्ञों ने संसद के बाहर और भीतर न्यायाधीशों के आचरण की आलोचना की। उससे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ा। संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन भी है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीशों का आचरण सदैव संसद में इस स्पष्ट विशेष प्रावधानों में रखने के बिना चर्चा नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रशासनिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। वो क्या सुझाव हैं, कैसे हम उनको निष्पक्ष रख सकते हैं। जो सुझाव दिए गए हैं उनमें ये पहला सुझाव यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति देश के विख्यात न्यायविदों तथा कानूनवेताओं द्वारा निर्मित सूची में से होनी चाहिए, यानी निष्पक्ष उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। और वो कौन करेंगे? विख्यात न्यायविद, कानून के जो ज्ञाता हैं वो इस प्रकार से उनका चयन करेंगे। दूसरी जो सुझाव है वो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त आयु 70 वर्ष होनी चाहिए, 65 की जगह 70 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद अन्य कोई नियुक्ति स्वीकार करने का प्रतिबंध का प्रावधान होना चाहिए।
नियुक्ति स्वीकार करने पर प्रतिबंध का प्रावधान होना चाहिए। किसी और अन्य प्रकार की नियुक्ति वो नहीं कर सकते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए, तभी जाकर के ये कार्य सफल हो सकता है, स्वतंत्र रह सकते हैं। लास्ट का है, न्यायाधीशों को जनसंपर्क से बचना चाहिए और इसके साथ साथ ही उन्हें ऐसा आचरण करना चाहिए कि कोई उनकी अस्मिता पर संदेह न कर सके, तभी जाकर के ये संभव हो सकता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। धन्यवाद।